अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें गाइड 10 के चैप्टर नंबर 51 की तो वो आई के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि आई है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है। आई में सबसे पहले जो है वो हमारे पास लेयर होती है स्क्लेरा की, ठीक है। स्क्लेरा के बाद आता है हमारे पास कोरॉइड, और कोरॉइड के नीचे जो तीसरी लेयर पड़ी होती है वो हमारे रेटिना की होती है, और जो इमेज बननी है वो कहाँ पे बननी है, वो इसी रेटिना पे पड़नी है, ठीक है। ये वाली जो लेयर है ये सारी हमारी रेटिना की है। अच्छा, अब जब लाइट ने पास करना है तो लाइट किस तरीके से पास करेगी। लाइट यहाँ से जाएगी ना, ये देखें आँख है, तो ये यहाँ से लाइट ने एंटर करना है, ठीक है। सबसे पहले वो ये कॉर्निया से होकर, ठीक है, आगे उसमें से लेंस में से गुजर के फिर कहाँ पे जाना है, उसने फर्दर जाके अटैच होना है, अब जाके रेटिना पे लगना है, ठीक है। और रेटिना पे जाके जो सारी इमेज है उसने बनना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन ऑफ लाइट देख लें कि लाइट यहाँ से एंटर होके इस सरफेस पे गई है, ठीक है। अब ये जो सरफेस होगी ना, इस सरफेस को हम आउटर सरफेस कहेंगे, यानी विट्रस ह्यूमर के बाद जो सरफेस आएगी वो आउटर सरफेस होगी। और ये जो कोरॉइड के नीचे वाली पड़ी हुई है ना, यहाँ पे ये वाली सरफेस जो है ये अब इनर सरफेस कह रहे हैं हम, ठीक है। ये वाली जो सरफेस है जो विट्रस ह्यूमर के बाद आ रही है वो आउटर सरफेस है, और जो कोरॉइड के साथ वाली है ये इनर सरफेस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब जब लाइट ने पास करना है तो लाइट पहले पहले कहाँ से पास करती है, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन से पास करती है, ठीक है। इससे पहली लेयर जो आती है वो स्ट्रेटम ऑप्टिकम की होती है, और स्ट्रेटम ऑप्टिकम ऑप्टिक नर्व, ठीक है, इसमें वही नर्व फाइबर्स होंगे। उसके बाद आती है गैंग्लियन सेल की लेयर, ठीक है। उसके बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म, फिर आउटर न्यूक्लियर, और फाइनली एंड पे जाके आती है पिगमेंटेड लेयर, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेल्स हैं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास जो है वो गैंग्लियन सेल है हमारी रेटिना की लेयर्स में, सही है। एमाक्राइन सेल्स हैं, बायपोलर सेल्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, रॉड्स हैं और कॉन्स हैं, ठीक है। और रॉड और कोन्स ये ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने जो है वो लाइट को डिटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ये लाइट रॉड्स एंड कोन्स तक पहुंचते पहुंचते लाइट को कितना सारा रास्ता ट्रैवल करना पड़ा है, इतने सारे सेल्स में से गुजरना पड़ा है, इतनी सारी लेयर्स में से गुजरना पड़ा है, ठीक है ना। तो अब जब ये इतनी सारी लाइट्स में से गुजरेगी, अब ये भी पूछेगा हाल वाल पूछ, ये भी हाल वाल पूछ लेगी ये वाली लेयर। एमाक्राइन सेल भी कह लेगा हेलो लाइट कैसी हो, ठीक है। तो लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट भी तो होगी ना थोड़ी सी। तो लाइट जो है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट भी होती है, और एक फोकस इमेज जो है वो सारी चीज़ों का नहीं बनता। अब जैसा कि आप लोग इस डायग्राम को वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप लोगों ने इस डायग्राम पे फोकस किया हुआ है, आप लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। ये चीज़ आपको इतनी अच्छे से नहीं नज़र आ रही, नहीं पढ़ पा रहे दोनों को इकट्ठे, ठीक है। तो ये है कि हमारी आई जो होती है वो एक ही पॉइंट पे सही तरीके से फोकस कर पाती है, और जिससे वो फोकस कर पाती है उस पॉइंट को हम फोविया कहते हैं। जो फोविया वाला पॉइंट होता है ना रेटिना में, वो इतना अच्छा होता है कि वो क्लियर फोकस बनाता है। ये जो साइड वाली लेयर्स वगैरह होती है ना, ये फोविया में इतनी नहीं होती, कम होती हैं। अब ये रेटिना ही है ना, ये वाली सारी जो लेयर थी ये रेटिना की ही थी ना, ये वाली, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो ब्लू कलर वाला पॉइंट है ये फोविया है, ठीक है। अब ये फोविया ही होता है कि इस पॉइंट ने फोकस बनाना होता है। ये बहुत छोटा सा होता है, इसका बिल्कुल 0.3 जो है वो मिलीमीटर, सॉरी हाँ 0.3 मिलीमीटर ही जो है वो इसका डायमीटर होता है। और इसमें ये सिर्फ कोन्स होते हैं, ठीक है। और आम कोन्स नहीं होते, बल्कि थोड़े से हम कहते हैं कि अच्छे वाले कोन्स होते हैं। अच्छे वाले कोन्स का मतलब ये है कि छोटे छोटे से पतले पतले से बारीक बारीक से नाजुक नाजुक से कोन्स होंगे, ठीक है। बिल्कुल जो है वो नाजुक से और छोटे छोटे से कोन्स होंगे फोविया में, ठीक है, फोविया में। अच्छा, और वैसे तो कोन्स का डायामीटर एज़ कम्पेयर टू द रॉड बड़ा होता है, ठीक है। कोन का डायामीटर किससे बड़ा होता है, रॉड से बड़ा होता है। लेकिन जो फोविया के कोन्स होते हैं ना, इनका डायामीटर रॉड से भी छोटा होता है, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगी बात इस तरीके से बनेगी कि जो फोविया के कोन्स हैं उनका डायामीटर सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद रॉड्स का डायामीटर है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कोन्स का डायमीटर है। जो रॉड्स होते हैं हमारे, उनका डायमीटर होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर ना, 2 to 5 माइक्रोमीटर। और जो कोन्स होते हैं उनका वैसे 5 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। उसका 2 से 5 था रॉड्स का, कोन्स का 5 to 8 होता है माइक्रोमीटर। लेकिन जो ये फोवियल कोन्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, और इनका 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। देखा कितने छोटे हैं। अच्छा, अब इतनी सारी जो मैं बात कर रही हूँ रॉड्स एंड कोन्स की, ये हैं क्या, पहले ये तो डिस्कस कर लेना। तो अगर हम रॉड्स एंड कोन्स को देखें तो बच्चों इनका ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये रॉड है ना, अभी अगर कोन होता तो वो थोड़ी सी इसकी शेप ऐसे होती आउटर सेगमेंट की। अब इसमें देखें कि आउटर सेगमेंट है, ठीक है, उसके बाद इनर सेगमेंट है, उसके बाद न्यूक्लियस आ रहा है हमारे पास, और साइनेप्टिक बॉडी है। साइनेप्टिक बॉडी को आपको पता है इसने साइनेप्स बनानी होगी एक्सॉन के साथ, और आगे जाके जो है वो फर्दर सिग्नल देगी कि देखो भाई ब्रेन, देखो ऐसी डायग्राम बन रही है यहाँ पे, तो तुम इस बंदे को दिखाओ कि देखो ऐसी बन रही है, मैंने ऐसी दिखा दी है, ब्रेन को बता दिया मैंने, तुम्हें बता दिया, अब तुमने आगे इस बंदे को बताना है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस जैसे सेल का होता है। उसके बाद इनर सेगमेंट में देखें माइटोकॉन्ड्रिया और जैसे सेल की ऑर्गेनल्स वगैरह होती हैं वही सारा कुछ पड़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि ये शेल्फ्स बनी हुई हैं आउटर सेगमेंट में। अब ये जो शेल्फ्स बनी हुई हैं ये ऐसे खाली तो नहीं पड़ी रहेंगी, इनमें तो कुछ रखना है ना, खाली शेल्फ्स तो नहीं रखनी। इन शेल्फ्स में क्या होता है, अगर तो ये रॉड का सेल है,
ठीक है। अगर ये रॉड है तो इसमें क्या होगी, रोडोप्सिन होगी, ठीक है। रोडोप्सिन एक प्रोटीन है जो हमें दिखाती है। और अगर ये कोन है तो इसमें क्या होगा, कोई कलर पिगमेंट होगी, कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए, हमें कलर्स दिखाने के लिए। और ये जो शेल्व्स हैं ये भरी हुई होती हैं इनमें से, ठीक है। तकरीबन 40% जो आउटर सेगमेंट होता है वो यही कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं ना हमारी, कौन सी प्रोटीन्स, एक रोडोप्सिन और दूसरी कौन सी प्रोटीन, हमारी कलर पिगमेंट्स, ठीक है, यही बना रही होती हैं तकरीबन 40% हमारी किस चीज़ का, आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड या फिर कोन का। अच्छा, वापस आते हैं रेटिना पे, ठीक है। अब रेटिना में रॉड एंड कॉन्स के बाद कौन सी चीज़ रह गई, पिगमेंटेड लेयर। पिगमेंट की क्या ज़रूरत है रेटिना को, है ना, ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरत है बेटा इसकी। ये ज़रूरत है कि पिगमेंटेड लेयर में जो है वो हमारे पास मेलानिन पिगमेंट पड़ा होता है। और मेलानिन पिगमेंट जो है वो आपको पता है कि डार्क पिगमेंट है ना। तो ये क्या करता है कि ये जो भी फजूल मतलब एक्स्ट्रा लाइट आ रही होती है उसको ये मेलानिन जो है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको पता है ना कि ब्लैक कलर जो है वो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो ब्लैक मेलानिन पिगमेंट, डार्क पिगमेंट पड़ा होता है, वो सारी एक्स्ट्रा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता इनटू द आई बॉल। अब वो वापस रिफ्लेक्ट होगी तो क्या नज़र आएगा। इसीलिए जिन लोगों को एल्बिनो होता है ना, एल्बिनिज्म होता है जिन लोगों में, तो वो क्या करते हैं, उनमें कोई बॉडी में कोई पिगमेंट नहीं होता। जब कोई पिगमेंट नहीं होता तो वो धूप में या किसी भी ब्राइट लाइट में वो देख नहीं पाते। उसकी रीज़न यही होती है कि वो सारी लाइट जो है उनकी आइज़ के अंदर रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है और कोई क्लियर इमेज जो है वो नहीं बन पाता। दूसरा, ये जो हमारी पिगमेंट लेयर है इसका ये फ़ायदा होता है कि ये विटामिन ए को जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, ठीक है। विटामिन ए की स्टोरेज में भी जो है वो पिगमेंटेड लेयर बहुत सारा काम करती है। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और बात नोट करें कि हमारी जो रेटिना है, हमारी जो इमेज बना रही है, उसको ब्लड सप्लाई किस तरीके से मिलती है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि एक जो है वो इनर लेयर होती है रेटिना की और एक जो है वो आउटर लेयर होती है रेटिना की, ठीक है। ऐसा होता है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है उसके सेंटर में से एक आर्टरी पास करती है जिसको हम कहते हैं रेटिनल आर्टरी। ये रेटिनल आर्टरी आती है और जो है आके सप्लाई कर देती है ये जो इनर लेयर है रेटिना की, इसको, ठीक है। और जो हमारी और जो हमारी लेयर पड़ी होती है ना कोरॉइड के साथ, रेटिना की जो आउटर लेयर कोरॉइड के साथ पड़ी होती है, ये कोरॉइड है ना, ठीक है। कोरॉइड के साथ जो लेयर पड़ी होती है, कोरॉइड जो है वो वास्कुलर लेयर है, तो वो क्या करती है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए से रेटिना को पहुंचा देती है, ठीक है। कोरॉइड और जो ये वाली सरफेस है रेटिना की, इनके दरमियान में डिफ्यूजन के ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं। और जो ये वाली सरफेस थी यहाँ पे तो रेटिनल आर्टरी थी ना जो इसको खुद से सप्लाई कर रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट का है। रेटिनल डिटैचमेंट में ये होता है कि जैसे ये हमारी आई बॉल है ना, ठीक है, इसमें मैंने बताया कि यहाँ पे कोरॉइड की लेयर होती है, ठीक है। और कोरॉइड के बाद जो है वो हमारे पास रेटिना होता है और ये दोनों आपस में अटैच्ड होंगे ना, जाहिर सी बात है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कोरॉइड पहुँचा रही होती है। तो अगर कोई ऐसा काम हो कि जो रेटिना है वो अपनी पिगमेंट लेयर से के दरमियान में से जो है ना वो अलहदा हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए, डिटैच हो जाए। अब वो डिटैच इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा इनके दरमियान में, सही है। या वो इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे जो विट्रस ह्यूमर है उसकी जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो उसको पुल कर लें, रेटिना को पुल कर लें, ठीक है। उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो डिटैच हो जाए, ठीक है। अब ये चूँकि इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं थ्रू द ब्लड सप्लाई और थ्रू द डिफ्यूजन, तो ये डिटैच रेटिना कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकता है और उसको बाद में जो है वो सर्जिकल रिपेयर के ज़रिए दोबारा जोड़ दिया जाता है। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है विजन, कि हमें नज़र कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोटीन होती है, एक जो केमिकल होता है रॉड्स के अंदर जो हमें दिखाता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन, सही है। रोडोप्सिन का काम क्या है कि इसने जो है वो विजुअल साइकिल में हमें हेल्प करना है और ये कहाँ पे होता है, रॉड्स में होता है, ठीक है। जबकि कोन्स में हमारे पास जो है वो वाले होते हैं, अपना कलर पिगमेंट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखना है रोडोप्सिन को कि रोडोप्सिन किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रॉड एंड कोन्स होते हैं उनका जो आउटर सेगमेंट होता है उसमें तकरीबन 40% जो है वो आउटर सेगमेंट किस चीज़ से बना होता है, इन्हीं प्रोटीन से बना होता है, रोडोप्सिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब हमारी जो ये पिगमेंट होती है रोडोप्सिन, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। 11 सिस रेटिनल, ठीक है, 11 सिस रेटिनल, और दूसरी जो है सोटॉप्सिन होती है। 11 सिस रेटिनल और सोटॉप्सिन से मिलके हमारे पास जो है वो रोडोप्सिन बना होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझें कि जो 11 सिस रेटिनल है, ठीक है, और जो सोटॉप्सिन है, इन दोनों की ना शादी हुई हुई है, ठीक है। और ये जो दोनों का मतलब एक सरनेम, जैसे विराट और अनुष्का का विरुष्का था, उस तरीके से ना कुछ इनका जो है वो रोडोप्सिन है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि लाइट जो है ना, लाइट आती है, पड़ती है रोडोप्सिन पर, तो ये जो 11 सिस रेटिनल है ना, ये थोड़ा सा जो है वो थर्की टाइप का है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है सोटॉप्सिन से।
सोटॉप्सिन भी कहती है कि भाई ठीक है, तू जा रहा है तो बस जा, सही है, चला जाता है। रोडोप्सिन जो है ना, अब इनका दोनों का झगड़ा पड़ गया, सोटॉप्सिन का और 11 रेटिनल का, क्योंकि लाइट आई थी तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब एकदम तो अलग नहीं होंगे ना, थोड़े पहले लड़ाई झगड़े होंगे, उसके बाद ही अलग होंगे। अब ये जो पहला पहला नतीजा निकलेगा ना, कि पहली पहली जो लड़ाई होगी उसके नतीजे में जो है वो बाथोरेडॉप्सिन बनेगा, ठीक है। अब ये बड़े ज़ोर की लड़ाई हुई है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं होती, और ये नैनो सेकेंड के अंदर ही जो है वो डीकम्पोज होके, जो मार कुटाई वाली लड़ाई थी वो अब थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, ल्यूमेरिडॉप्सिन, ठीक है, ल्यूमेरिडॉप्सिन। अब ये पहले ये बार्थोरेडॉप्सिन जो था, बार्थोरेडॉप्सिन ये इतना स्टेबल नहीं था, ये नैनो सेकंड में ही टूट के कन्वर्ट हो गया इनटू द ल्यूमेरिडॉप्सिन। ल्यूमेरिडॉप्सिन भी इतना स्टेबल नहीं था, ये भी माइक्रो सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया इनटू द मेटारेडॉप्सिन 1, ठीक है। मेटारेडॉप्सिन 1 भी इतना स्टेबल नहीं था, सही है, ये कन्वर्ट हो गया इनटू मेटारेडॉप्सिन 2, और मेटारेडॉप्सिन 2 जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। अब इन दोनों के बिल्कुल रास्ते जुदा जुदा हो गए हैं। ये मेटारेडॉप्सिन 2 से बन गया है आल ट्रांस रेटिनल, ठीक है, और सोटॉप्सिन जो प्रोटीन थी वो अलग हो गई है। अब जो आल ट्रांस रेटिनल होता है, इसकी जो है वो 3D कन्फिग्रेशन होती है, तो ये क्या होता है कि ये अब फिट नहीं हो पाता सोटॉप्सिन की जो वो भी रिएक्टिव साइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए, सही है। अब जब लाइट नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आल ट्रांस रेटिनल होगा ये सुधर जाएगा, ठीक है, और सुधरेगा ऐसे कि आइसोमरेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा, और इसको इसी, अब ये आल ट्रांस रेटिनल है तो वही चीज़, लेकिन अपनी इसने आइसोमर फॉर्म जो है वो चेंज करके वापस 11 से रेटिनल बन गया। यानी इसको समझ आ गया कि लाइट जो थी वो बड़ी धोखेबाज थी और अब चली गई है, तो अब जो है मुझे सोटॉप्सिन के पास वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि आइसोमरेज एंजाइम जो है वो 11 ट्रांस रेटिनल को कन्वर्ट कर देता है इनटू द 11 सिस रेटिनल, ठीक है, 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट कर देता है। सोटॉप्सिन कहती है, बेचारी कहती है कि अच्छा चलो अब सुधर ही गया है, 11 सिस रेटिनल दोबारा बन गया, तो मैं इसके साथ मिलके दोबारा जो है वो रोडोप्सिन बना लेती हूँ, ठीक है, और ये फिनोमिनन चलता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये 11 आल ट्रांस रेटिनल होता है ना, इसको अभी भी अकल नहीं आई होती, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है ना थोड़ी देर लाइट के गम में जो है ना निढाल होके 11 ट्रांस रेटिनोल बन जाता है। ये 11 ट्रांस रेटिनोल जो है ये विटामिन ए है, ठीक है। अब ये ऐसा है कि 11 ट्रांस रेटिनोल दोबारा आइसोमरेज एंजाइम दोबारा सुधरेगा और 11 सिस रेटिनोल में कन्वर्ट होगा। ये 11 सिस रेटिनोल 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट होगा और फिर सोटॉप्सिन के साथ मिलकर रोडोप्सिन बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो है वो अभी रोडोप्सिन हमारे पास बहुत सारी पड़ी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है रोडोप्सिन बनाने की, तो हम इसको विटामिन ए की फॉर्म में ही स्टोर कर लेते हैं, और बाद में जो है वो क्या करते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम रोडोप्सिन प्रोटीन बना लेते हैं। अब देखेंगे हमने जो है वो क्या बना लिया था, हमने विटामिन ए बना लिया था कि जब भी हमारे पास जो है वो कमी हो रोडोप्सिन प्रोटीन की, तो हम जो है वो रोडोप्सिन को बना लें विटामिन ए से, ठीक है। अब अगर ये विटामिन ए नहीं होगा तो क्या रोडोप्सिन बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है। रोडोप्सिन नहीं बनेगी तो लाइट किस चीज़ पे रिएक्ट करेगी? लाइट के पास कुछ होगा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो वो क्या होगा कि मतलब ये सारा काम अगर विटामिन ए नहीं होगा तो हमें जो है वो रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बनने की वजह से जो लाइट की सेंसिटिविटी होगी ना आई में, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ी सी लाइट अगर होगी तो वो हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होगी कि ज़्यादा लाइट आए तो हमें जो है वो रोडोप्सिन पर एक्ट करे। अगर थोड़ी सी लाइट होगी तो वो रोडोप्सिन को कुछ नहीं कर सकेगी, ये रोडोप्सिन में थोड़ा सा था ना, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें जो है वो अंधेरे में नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब ये नहीं होता कि अगर आपने एक दिन विटामिन ए नहीं लिया तो बस जो डेफिशिएंसी हो गई, नहीं, बल्कि हमारा जो लिवर होता है उसमें काफ़ी सारी विटामिन ए की जो क्वांटिटी होती है वो स्टोर हुई हुई होती है, और वो जो है वो फिर आगे यूज़ होती रहती है। अगर हम विटामिन ए का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो डेवलप हो जाएगी।